नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, हमने समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ी इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के दोष एवं सीमाएं, डिफेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो इसकी विशेषताएं थी उसको पढ़ने के बाद अब हम इसके दोष और जो इसकी सीमाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो इसमें सबसे पहला दोष है वो है संरचना की भ्रांति, फैलिसी ऑफ कंपोजिशन। दूसरा है वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, इंडिविजुअल यूनिट इज इग्नोर। तीसरा है समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज इन मेजर ऑफ एरिगेट्स। चौथा है व्यवहारिक नहीं, नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल ना होकर के क्या है, थ्योरिकल है। देन जो लास्ट है सामूहिक चरों का महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, एरिगेट्स वेरिएबल नीड नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक, तो जो हम ये क्या थी, समष्टि अर्थशास्त्र की दोष और सीमाएं, डिफेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसको थोड़ा डीपली में देखेंगे। संरचना की भ्रांति, देखते हैं संरचना की भ्रांति कैसे होती है। अब हम बात करेंगे संरचना की भ्रांति की। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोड़ को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेने से भ्रांतिपूर्ण अवस्था उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं कि जो बात एक व्यक्ति के विषय में सत्य हो वह सारी आर्थिक प्रणाली पर भी लागू होती हो। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें से प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे व्यक्ति और समाज की बचतें, सेविंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक व्यक्ति की दृष्टि से मान लिया जाए, जो व्यक्ति और समाज की बचतें होती हैं उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है। लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो एक अभिशाप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसी बचत से उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी आएगी और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति, रोजगार, आय में निरंतर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सेविंग को एक तरफ अच्छा गुण माना जाता है तो दूसरी तरफ वह दूसरे व्यक्ति के लिए उतना ही नुकसानदायी है। अब दूसरा पॉइंट्स देखते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। जो दूसरा इसका टॉपिक है वो है इंडिविजुअली यूनिट्स इज इग्नोर। जो इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं उसको कैसे इग्नोर करा जाता है उसको देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि वैयक्तिक इकाइयाँ, ठीक, जो समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि वैयक्तिक इकाइयाँ छोटे छोटे समूह जिनसे समाज या अर्थव्यवस्था की रचना होती है की अवहेलना की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि लोगों की आय में सामान्य वृद्धि हो जाए तो बहुत से लोग क्या करेंगे, रेडियो के स्थान पे टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रेडियो की मांग में कमी और इसके क्या होगा, रेडियो के उद्योग पर इसका क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि टेलीविजन उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति की इनकम में ग्रोथ हो जाती है तो क्या करेगा, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों को खरीदने का प्रयत्न करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जो छोटे उद्योग हैं उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो बड़े उद्योग हैं उनको क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ। आर्थिक समूह का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वे विभिन्न स्वभाव वाली होती हैं, विभिन्न मात्राओं की मापक भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लिया जाए 2 कुंटल गेहूं को 2 मीटर कपड़े में नहीं जोड़ा जा सकता है। इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक सामान्य मापदंड मुद्रा का उपयोग करते हैं,
किंतु मुद्रा की कीमत निरंतर बदलती रहती है, इसीलिए आर्थिक योगों की तुलना कठिन हो जाती है। जैसे कि समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ। जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या करते हैं, समूह में उसका अध्ययन करते हैं या फिर उसकी गणना करती है। देन अगर हम 2 कुंटल, क्या है, हमारे 2 कुंटल गेहूं हैं और 2 मीटर कपड़े को एक साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी माप क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सामूहिक चरों का महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, यानी कि एग्रीगेट्स वेरिएबल नीड नॉट बी सिग्निफिकेंट। यह भी संभव है कि सामूहिक चर जो कि अर्थव्यवस्था को बनाते हैं अधिक महत्वपूर्ण न हो। उदाहरण के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय सब व्यक्तिगत आयों का जोड़ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का यह अर्थ नहीं कि सभी की व्यक्तिगत आय भी बढ़ रही है। हो सकता है कि देश में कुछ धनी व्यक्तियों की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही क्या हुई हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई हो। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में ऐसी वृद्धि का समाज के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। अगर राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअली हर व्यक्ति के इनकम में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। मान लिया जाए कि किसी धनी व्यक्ति के इनकम में वृद्धि होने से ही देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। इसका मतलब कदापि नहीं कि अगर देश की नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रही है तो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया है, अमीर हो गया है। इसका मतलब कदापि नहीं माना जा सकता। अब नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित संपूर्ण विश्लेषण अधिकतर ऐसे सैद्धांतिक मॉडलों का निर्माण करते हैं जिनका नीति के निर्धारण में व्यवहारिक लाभ बहुत ही कम हो पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकली ना होकर के एक थ्योरिकली होता है। कैसे कि इसमें क्या करा जाता है, अगर प्रैक्टिकली होता तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र पे इसका क्या करा जाता है, प्रैक्टिकल करके उन चीज़ों को निकाला जाता है। परंतु जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें अनुमान लगाकर ही सारे क्या करे जाते हैं, परिणाम निकाले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।